जाएंगे हम। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। पीएम मोदी ने लॉकडाउन की चेन तोड़ने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया। सरकार ने लोकल और वोकल और इसके साथ साथ लोकल को वोकल के साथ ग्लोबल बनाने की योजना की तैयारी के बारे में जानकारी दी कि कैसे हमारे लोकल को वोकल के जरिए हम ग्लोबल बना सकते हैं। इसके लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया और इस पर सियासत की बात करें तो उसने भी नया रूप लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस में फूट खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राहत पैकेज का समर्थन किया है तो कुछ नेताओं ने इस पर असहमति जताई। कोरोना वायरस की वजह से सुस्त पड़ी देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। बीते मंगलवार को पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के हाल के निर्णय, रिजर्व बैंक की घोषणाओं को मिलाकर यह पैकेज करीब 20 लाख करोड़ रुपए का होगा। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 10% है। और इससे पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम ने लॉकडाउन पर उनसे 15 मई तक सुझाव देने को कहा था। पीएम ने अपने संबोधन में अगला लॉकडाउन कैसा होगा उसके बारे में भी संकेत दे दिए हैं। उन्होंने अपने भाषण में इशारा किया कि इस लॉकडाउन में छूट का दायरा ज्यादा बड़ा होगा, बिल्कुल ही अलग रूप में आएगा और इसके नियमों में भी बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पीएम ने कहा कि यह वायरस भारत को पीछे नहीं धकेल सकता। यह भी कहा कि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि यह वायरस लंबे समय तक हमारी जिंदगी का हिस्सा रहने वाला है और ऐसे में हम इसका बंधक बनकर नहीं रह सकते। उन्होंने 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, आपको बता दें इस बारे में, और आर्थिक पैकेज की जानकारी देंगी। जिस तरह से ये तमाम जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कल कही गई, अब आने वाले दिनों में देश का जो समीकरण है वो किस प्रकार से रहेगा, किस तरह से हालात बदलेंगे, क्योंकि बहुत बड़े राहत पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दिया गया है। तो भाई प्रधानमंत्री मोदी ने कल जो रात 8 बजे आकर कुछ बड़ी बातें कही हैं, उन बड़ी बातों में अपनी तरफ से क्या कहा है वो एक बार आपको सुनवा देते हैं। एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। पिछली
पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। तो लोकल का हमें वोकल तरीके से प्रचार करना है, क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम आज की बड़ी इंडस्ट्री की बात हम करते हैं, उनका उन लोगों ने प्रचार इस तरीके से किया कि वो आज बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। कितना बड़ा महत्वपूर्ण इस बयान को हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही है, वो उन लोगों को आ रही है जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे उद्योग धंधे चलाते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग काम करते हैं। अब इसको लेकर एक बहुत बड़े राहत पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन इससे परिस्थितियां कितनी बदलेंगी, ये आने वाले वक्त में देखना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त दिनेश सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। दिनेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट में। दिनेश जी, बहुत बड़े राहत पैकेज का ऐलान, विपक्ष भी लगातार ये मांग कर रहा था कि सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कोई राहत पैकेज दिया जाना चाहिए जिससे जो परिस्थितियां इस वक्त देश के सामने विपरीत नजर आ रही हैं, उनको हम अनुकूल बना सकें। और उस अनुकूल बनाने के चलते ये बड़ा राहत पैकेज जो है वो दिया गया है, और सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं चीजों पर रखा गया है जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नजर आती थी। कितना बेहतर आप मानते हैं इस पैकेज को, कितना बदलाव लेकर आएगा, और जो हम बात करते हैं हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने की, उसमें ये कितना कारगर साबित होने वाला है? शमशेर जी, मुझे लगता है कि हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर रहे थे और बिल्कुल। मैंने उस समय भी कहा था कि सरकार को दोनों स्तरों पर, दोनों दिशाओं में काम करने की आवश्यकता है। एक तरफ जहां हमको कोरोना महामारी से लड़ना है और उससे ही जात पाना है जी, उस दूसरी तरफ हमको हमारी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर कैसे आए और देश उस अपने विकास की गति को फिर से कैसे रफ्तार दे पाए, इसके लिए भी काम करना है। और आम जनमानस की भी यही भावना थी कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को हम फिर से पटरी पर ला सकते हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि कल प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के नाम संदेश में जो उन्होंने संबोधन किया है और जो पैकेज की घोषणा उन्होंने की है 20 लाख करोड़ की, उससे परिलक्षित होता है कि
एक बार फिर हमारा भारत जो है तीव्र गति से आर्थिक विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ेगा। और उन्होंने जो उस दिन भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत, जी, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात है, उस दिशा में अब हमको काम करना पड़ेगा। जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, यानी जब तक हमारा गांव आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, जब तक प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, तब तक हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं। इसलिए आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी आज से जैसे कहा गया है कि माननीय वित्त मंत्री जी बैठ के वो पैकेज के कैसे कैसे इन पैकेज का बंटवारा करना है, किन किन क्षेत्रों में दिया जाना है, ये चीजें जब स्पष्ट हो जाएंगी तो और क्लियरिटी आ जाएगी। उन्होंने एक बात और कही कि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन जो बड़े ब्रांड हैं, और ज्यादातर हमारी कोशिश ये रही है, जैसे हम पीपी किट्स की बात करें, पहले मंगवाते थे, एक भी देश में नहीं बनती थी। N95 मास्क की बात करें, बहुत कम संख्या में बनते थे। लेकिन क्या इससे ये धारणा विकसित होगी या अवधारणा विकसित होगी कि हमें बाकी तमाम मुल्कों की तरफ ना देखने की बजाय अपने देश को इस तरीके से खड़ा कर लेना है कि कल को कोई संकट खड़ा होता है, इस प्रकार की कोई और दिक्कत आती है, तो भारत को दूसरे मुल्कों की तरफ ना देखना पड़े, दूसरे मुल्कों से आयात ना करना पड़े, बल्कि दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखे। और जो 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है वो भारत का होगा, उसमें ये जो आपदा है ये अवसर बनकर उभरेगी, ऐसी बातें प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। निश्चित तौर पर जब कोई ना कोई इस तरह से आपदा या समस्या आती है तो हमको कोई ना कोई संदेश भी देकर जाती है। ये आपदा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये आपदा भी हमको एक अवसर दिया है कि कैसे जो अब तक हम लोग कहते रहे हैं कि 21वीं सदी, इसके पहले उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने कहा है 21वीं सदी जो है भारत की होगी, तो आज वो चरितार्थ होते हुए दिख रही थी। इस बात की चर्चा आपने अभी की कि उदाहरण के तौर पर जैसे पीपी किट हिंदुस्तान में बनता ही नहीं था, लेकिन आज हम प्रतिदिन 2 लाख पीपी किटें जो है वो अपने स्वदेश निर्मित हम कर रहे हैं। आज इसी तरह से जो वेंटिलेटर की बात है, हम वेंटिलेटर के क्षेत्र में भी कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिन क्षेत्रों में हम पीछे रह गए थे, आज हमको एक अवसर है फिर से हम अपने उत्पादकता शुरू करें। और एक दूसरे अर्थों में अगर मैं कहूं तो एक स्वदेशी की जो अवधारणा या स्वदेशी की जो मांग बहुत सदियों से रही है, आज मुझे लगता है वो मांग पूरी होते हुए दिख रही है। तो निश्चित तौर पर हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास मैन पावर है। उस मैन पावर का उपयोग हमको इस दृष्टि से और इस दिशा में करना पड़ेगा, जिससे कि कल का भारत, आने वाला भारत एक समृद्धशाली भारत हो, एक विकसित भारत हो। और ये हम कह सकते, दिनेश जी, ये कह सकते कि जिस तरह से चाइना की बात करें, वहां से कितने सारी ऐसी चीजें बनकर हिंदुस्तान में आती हैं, छोटी छोटी चीजें, सुई से लेकर बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें, सुई की बात करें, चाइनीज लड़ियों की बात करें, चाइनीज सामान की बात करें, मोबाइल की बात करें, ये छोटे छोटे काम हैं जो वहां पर गली कूचों में होते हैं। हमने इनकी तरफ कभी ज्यादा ध्यान दिया नहीं। हमारा ज्यादा फोकस रहा या तो हम निवेश कराएं बाहर के देशों की तरफ से, इंडस्ट्री जो वो हमारे यहाँ निवेश करें, हम उनके लिए कुछ इस प्रकार का माहौल तैयार करें, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। दूसरा ये कि जितना ज्यादा फोकस रखा गया वो बड़े उद्योगों की तरफ रखा गया, उन्हीं की तरफ रुझान रहा, तो क्या इससे ये मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान के गांव में, गलियों में अब छोटे छोटे ऐसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पनपेंगे जिनमें 5 लोग 10 लोग काम करेंगे, और वहां पर बहुत ज्यादा जमीन अधिग्रहण की समस्या भी पैदा नहीं होगी, जिसको लेकर अक्सर सवाल खड़ा हो जाता है कि गांव की पंचायतें जमीन नहीं देती हैं, उपजाऊ जमीन है, ये तमाम दिक्कतें जो परेशानी करती, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। देखिए, जब इच्छा शक्ति हो और करने का मानता हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको एक सहज भाषा में सारी चीजों को उन्होंने कहा था। अब तक जो विकास था वो विकास जो है अर्थ केंद्रित था, लेकिन हमको अब जो डेवलपमेंट करना है, हमको जो विकास करना है वो मानव केंद्रित विकास होना चाहिए। और वही कारण रहा, उस अर्थ की तलाश में हम अपने घर को छोड़कर, हम अपने गाँव को छोड़कर, हमारे श्रमिक भाई शहरों की तरफ उन्मुख हुए। और आज जब एक समस्या आई, इस तरह की कोरोना महामारी की समस्या आई, तो आज फिर से वो श्रमिक भाई हमारे फिर से गांव की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। हम गांव में तो उनको पहुंचा देंगे, पहुंचाना कोई समस्या नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जब गांव में पहुंच जाएंगे तो उनको वहां पर हम कैसे उनको रोजगार दे पाएंगे। मुझे लगता है कि इस दिशा में ये जो कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है वो मील का पत्थर साबित होगा। और समय की यही डिमांड भी है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं
कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे चाइना की आपने बात किया, वो सुई से लेकर जहाज तक बना रहे हैं। तो ये उनकी अपनी विशेषता है, इसको उनकी कमी नहीं कह सकते। उन्होंने अपने आप को इस तरह से डेवलप किया कि पूरी दुनिया उन पर आश्रित हो गई। हमारे पास भी मैन पावर था। ये हमारे सरकार की, पिछले सरकारों की नीतियां ऐसी रही 6 दशकों में कि हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर हम शुरू से ही इस तरफ ध्यान दिए होते और हम भी हिंदुस्तान को उस तरफ ले गए होते, ऐसा नहीं तो लगता मुझे दिनेश लगता है सिंह आज जी, हमको हमने किसी भी का मुंह पिछले देखना कुछ ना सालों में इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये तो वक्त की मार है, इस वक्त के चलते ऐसा हुआ। अगर हम इसकी तरफ पहले ध्यान दे लेते तो जो शहरों पर दबाव बढ़ रहा है, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कभी कोई आदमी को काम की तलाश होती है वो शहर की तरफ भागता है, अपने गांव में उसको काम मिलता नहीं है। तो अगर हम पहले शुरू में इसको लेकर अगर थोड़ी कोशिश कर लेते, जब सरकार बनी पहली दफा बीजेपी की, जब प्रधानमंत्री बने मोदी 2014 में, उस वक्त अगर थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दे दिया जाता, काम कर लिया जाता, तो आज शायद दिक्कत इतनी नहीं होती। देखिए, ध्यान दिया गया। देखिए, जब पहली सरकार बनी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने उन्हीं का ये नारा है, मेक इन इंडिया, कि सारी चीजें कैसे अपने हिंदुस्तान में निर्मित हो। और एक दिन का काम नहीं है शमशेर जी। आप किसी चीज को अगर पटरी से उतर गई है ट्रेन और 6 दशकों तक उतर गई, 60 वर्षों तक, 70 वर्षों तक उतरी है, तो उसको पटरी पर लाना और पटरी पर लाकर उसको तीव्र गति से चलाना, उसमें समय लगता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो पहले दिन से, आप देखिए, वो मेक इन इंडिया की तरफ से काम करना शुरू कर दिया था। उस दिशा में लोग काम भी कर रहे थे। और जिस बात की चर्चा आप कर रहे थे कि अगर हमारे सारे काम जो है गाँव में उपलब्ध हो जाते तो लोग शहरों की तरफ ना जाते। शुरुआत में ऐसा नहीं था शमशेर जी। हम भी गांव से जुड़े हुए हैं। लोगों को अपने गांव को छोड़कर शुरू में बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो मानव संसाधन, जैसे फॉर एग्जांपल बढ़ई के लड़के को बढ़ईगिरी सीखने के लिए शहरों में नहीं जाना पड़ता था, या हम कहें कि नाई के लड़के को हेयर ड्रेसिंग, हेयर कटिंग और शेविंग सीखने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। वो चीजें गाँव में उपलब्ध होती थी, उसी लोकल एरिया में ही उपलब्ध होती थी, और कोई भी व्यक्ति भूखों नहीं मरता था। ये तो जो हमने कहा कि जो हम मेटेरियलिक दुनिया में आए, जब हमको लगा कि नहीं, पैसा ही बहुत कुछ है या सब कुछ है, जब हम पैसे की तरफ उन्मुख हुए, तब हमने उन चीजों को छोड़ा। और आज जो ये महामारी आई है, हमको एक फिर सीख दे के गई है। आप शहरों में जाएंगे, पैसे कमाएंगे, पैसे कराएंगे, मिल फैक्ट्रियां होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, स्टील होगा, आयरन होगा, लेकिन आप स्टील, आयरन और पैसे तो खाएंगे नहीं ना। अल्टीमेटली तो हर व्यक्ति को खाना अन्न ही है। दाल चावल रोटी सब्जी को चाहे आप जिस फॉर्म में खाइए, आप खाएंगे वही। इसलिए अंतोगत्वा आपको अपनी जड़ से जुड़कर रहना पड़ेगा। और ये दिनेश जी, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो हमारे गांव को विकसित करने की पहले से बात चल रही है कि ऐसा होगा, होना भी चाहिए, अब उसके चलते जो बड़े उद्योग हैं उन पर तो असर पड़ेगा। अगर मान लेते हैं छोटे छोटे उद्योग गांव में पनपते हैं, वहां पर कामगार लोग हैं, वहां पर काम करेंगे, शहरों की तरफ पलायन कम हो जाएगा, वहां पर बड़ी मात्रा में बड़े उद्योग हैं, तो उन पर संकट आ जाएगा। ये भी हम सोचकर चलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत। लेकिन फिलहाल तो हम एमएसएमई की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, संकट, उस पर भी संकट नहीं आएगा। इसलिए संकट नहीं आएगा, देखिए बहुत सारे काम ऐसे हैं आज की तारीख में शमशेर जी, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो विदेशों में हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान से कुछ कल पुर्जे हिंदुस्तान में बनवाती हैं। उसी तरह से जब हम अपने लघु उद्योग को विकसित करेंगे, जब हम अपने गाँव में उद्योग को विकसित करेंगे, तो जो शहरों में जो हमारे उद्योग हैं उसमें कमी नहीं आएगी, बल्कि हमारे कुछ पार्ट्स कह दीजिए, जो भी कहिए, वो गाँव में बनेगा और असेंबलिंग के लिए शहरों में आएगा। और इसमें समय लगेगा। लेकिन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी बाधा बनता है सर। बहुत सी जिस सड़कों की बात कर लें, रेलवे ट्रैक की बात करें, ये चीजें हैं जिस पर काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी ज्यादा तादाद में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बात भी रखी, जिसमें 5 पिलर्स में उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उस पर भी बहुत ज्यादा काम करना, अभी भी गुंजाइश है, उसमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्योंकि छोटे पार्ट्स अगर हम शहर में सप्लाई करेंगे तो हमें उसी तरीके की गाड़ियां भी चाहिएगी, उसी तरीके का सड़कों का जो हमारा यातायात का जो संसाधन है वो भी चाहिएंगे, ट्रेनों की व्यवस्था भी उसी तरह से उत्तम होनी पड़ेगी। ये तमाम चीजें हैं जिस पर काम, उस पर भी करना बहुत जरूरी होगा। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज ही कोई काम शुरू हो गया उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। अरे अभी तो शुरुआत है, निश्चित तौर पर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और मुझे लगता है कि आज गांव में पहले क्या थे कि बिजली ही नहीं होती थी। अब बिजली नहीं होती थी तो मैन पावर से आप कितना काम कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि देश का कोई भी ऐसा गाँव नहीं है, कोई भी गाँव पंचायत नहीं है जो बिजली से न जुड़ गया हो।
कोई भी गांव पंचायत ऐसे नहीं है जो सड़कों से न जुड़ गया हो, और अगर है और कहीं अभी करने की गुंजाइश है तो निश्चित तौर पर होगा, ये कौन मना कर रहा है। और एक दिन का हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं आज ही सारा काम पूरा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं तो शमशेर जी शुरुआत करनी थी ना, और आज वो काम, उस काम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की है, उसकी पहल की है। ठीक है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हो सकता है इस काम को करने में भी कुछ कठिनाइयां भी आए, तो मिल बैठ के उन कठिनाइयों की समस्याओं का निस्तारण भी होगा, निराकरण भी होगा, और हम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जो भी काम आप शुरू करते हैं तो उसमें कोई ना कोई कठिनाई तो आती ही है। बिल्कुल दिनेश जी, कठिनाइयां आएंगे, उन कठिनाइयों से जूझना ही जो है वो हमारी जो सरकारें हैं उनका काम है, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार किसी भी राज्य में क्यों ना हो। हमारे साथ पंकज तिवारी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़े। पंकज तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार शमशेर जी। पंकज जी, जो 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान कल रात को प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? लगातार आप जो कांग्रेस है वो कह रही थी कि बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया जाना चाहिए, राज्य सरकारों को 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो इससे लगता है कि ये जो जरूरत थी वो पूरी हो जाएगी राज्य सरकारों की, और जो संकट खड़ा हो गया था हमारे छोटे उद्योगों को, कामगारों को किसी प्रकार से काम को बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज को सेट करने के लिए, उसमें आसानी होगी, या फिर और कुछ होना चाहिए था? शमशेर जी देखिए, प्रधानमंत्री जी जिस तरह के बात कर रहे हैं, जनता का विश्वास इनकी बातों से उठता जा रहा है। ये कहते कुछ हैं टीवी पर और करते कुछ हैं। शुरुआत में जब इनको सारा विपक्ष मिलके कोरोना के विषय में इनको बता रहा था कि आप कोरोना के संकट, क्योंकि हम चाइना के सबसे नजदीक बॉर्डर के हैं, और सबसे पहले कोरोना तो ये नमस्ते ट्रंप पूरे देश के अंदर कर रहे थे। अगर उसी समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ध्यान दिया जाता, उड़ानें कम कर दी जाती और उड़ानों को, जो भी लोग विदेश से आ रहे थे उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था होती, आज हिंदुस्तान की व्यवस्था थी। उसके बाद आपने लॉकडाउन अचानक किया कि आज से लॉकडाउन, अगर आपने अचानक लॉकडाउन किया था तो जो मजदूर फंसे हुए थे उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो बिल्कुल सरकार की तरफ से नहीं हो पाई, केवल वादे होते रहे। लॉकडाउन 3 पे 3 बढ़ता गया, जब 400 थे तब तो आपने ट्रेनें रोक दी। अब आप मजदूरों को आप किराया नहीं दे रहे हैं, मजदूर पैदल चल दे रहा है, बसों में जा रहा है तो उसको पायल बेच के किराया देना पड़ रहा है, 1000 रुपए की उसकी पायल है, 500 में उसको बेचना पड़ रहा है। तो मजदूर और किसान मजदूर की जो स्थिति इसमें बनी है, लोग ट्रेन चल रहे हैं। आप देखे होंगे कि आंध्र प्रदेश के अंदर आदमी, पुलिस वाला पटरी पे चलने के लिए पैसे मांग रहे, मीडिया पे सारी वीडियो आई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को इससे कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री जी इस देश के सबसे संवेदनहीन व्यक्ति हो चुके हैं। उनको ये नहीं पता है कि मजदूर को खाना चाहिए, मजदूर को रोजी रोटी चाहिए, मजदूर। और इसके बाद अब मजदूरों के लॉकडाउन के बाद भी मजदूरों को क्या करना है, उनके सर्वाइवल के लिए क्या करना है, ये प्रधानमंत्री जी के संबोधन में कहीं नहीं है। पंकज तिवारी जी, इस 20 लाख करोड़ का क्या होगा? आप क्या समझते हैं, क्या होने वाला है? वो होगा जो 15 लाख था, बाद में इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, वो मेरा जुमला था, अगर बाद में कह देंगे कि देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो कौन 15 लाख के लिए प्रधानमंत्री के घर पे कोई प्रदर्शन? लोकतंत्र इन्होंने खत्म कर दिया। इनकी सरकार में आदमी अपनी बात नहीं कह सकता, अगर बात कहेगा तो जेल में होगा, थाने में होगा, पीएम रात को घर पे पहुंच जाएगा, लठिया देगा। ठीक है सरकार में पंकज तिवारी जी, आपके पास लौटूंगा। आप ही की पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस राहत पैकेज का स्वागत किया, उसको लेकर भी बात मैं आपसे करूंगा। इस बीच हमारे साथ आकाश जिंदल हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत पैनी नजर रखते हैं अर्थव्यवस्था को किस तरह से राहत मिल सकती है, इन तमाम चीजों को लेकर में लगातार बातचीत करते रहे। लेकिन इस वक्त जो 20 लाख का राहत पैकेज, 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसको लेकर उनका क्या मानना है? आकाश जी, स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। जी हाँ, धन्यवाद। देखिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिलीफ पैकेज है। आज इंडस्ट्री को इसकी रिक्वायरमेंट थी जी। अगर आप देश की जीडीपी देखें, ट्रेड एंड कॉमर्स देखें, एग्रीकल्चर देखें, इतनी अमाउंट की कंट्री को रिक्वायरमेंट थी, और आज की तारीख में ये रिलीफ पैकेज मच रिक्वायर्ड था। बस आज देखिए किस तरह की सिचुएशन में हमारा देश गुजर रहा है। CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का डेटा कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट 27.1% पे पहुंच गई है। ILO की रिपोर्ट बताती है कि 40 करोड़ इंडियंस को बी पुश्ड डीपर इनटू पॉवर्टी।
बार्कलेस कहता है 0% जीडीपी ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं हमारे मजदूर भाइयों को रिलीफ देने के लिए, हमारे किसान भाइयों को रिलीफ देने के लिए ये पैकेज बहुत बहुत जरूरी था। और दूसरी बात मुझे अच्छी ये लगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मिल को, लोकल के लिए वोकल। प्रधानमंत्री साहब ने स्थिति और सत्यम क्रांति को देखते हुए बहुत सही नारा दिया है। बिकॉज आज चाइना लोग को लेके दुनिया भर में नफरत का माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो रोज जो है चाइना के स्टेटमेंट, चाइना के ऊपर सवाल खड़े करते आए हैं। यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब जगह चाइना पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है एक ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने का। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब का इशारा कहीं ना कहीं यही था कि हम मैन्युफैक्चरिंग में ग्रो करें, क्योंकि उन्होंने सेल्फ डिपेंडेंस की बात की, लोकल के लिए वोकल की बात की। प्राइम मिनिस्टर साहब काफी देर से मेक इन इंडिया की बात कई सालों से थी। तो आई थिंक जो मोदी साहब ने एक रेपो बनाया हुआ है यूएस में और यूरोप में, उसका हमें फायदा मिलेगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मिल का मानना है कि इस समय जब चाइना में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, यूएस, यूरोप, इवन जो चाइना के पड़ोसी मुल्क हैं, जापान और साउथ कोरिया, वहां तक से इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आ सकती है। तो मेरे हिसाब से कल की जो अनाउंसमेंट थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, काफी अच्छी थी। उसके बाद आते हैं कि उन्होंने लॉकडाउन 4 की बात की। लॉकडाउन 4 पे उन्होंने जो बात कही है कि नए रंग रूप में दिखेगा, मेरे हिसाब से ये भी समय की डिमांड के हिसाब से है। बिकॉज एक समय था जब हमें लॉकडाउन करके जानों को बचाना था, ह्यूमन कैपिटल को बचाना था। आज वो समय आ गया कि लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाए। तो मुझे उससे एक्सपेक्टेशन लग रही है कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इंडस्ट्री को, ट्रेड एंड कॉमर्स को खोला जाएगा। हालांकि डिटेल्स फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा 4 बजे बताएंगी, बट मेरी जो एक्सपेक्टेशन है और जो मैंने तमाम डोमेस्टिक और ग्लोबल चैनल से प्राइम मिनिस्टर और कंट्री को, जो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है, वो ये है, एक तो जीएसटी रिड्यूस किया जाए। जीएसटी अगर रिड्यूस किया जाएगा तो उससे डिमांड और कंजम्पशन बढ़ेगी। डिमांड और कंजम्पशन बढ़ेगी, एक आदमी खर्चेगा, 50 आदमी कमाएंगे, तो उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी और अल्टीमेटली हम टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा पाएंगे और डेफिसिट भी कम हो जाएगा। दूसरा, मिडिल क्लास की बात की गई है। मिडिल क्लास को भी काफी इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए, कई लोगों की सैलरीज कम आई हैं, कई लोगों की आ नहीं पाई। जो हमारे शॉपकीपर भाई हैं, ट्रेडर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनकी इनकम ऑलमोस्ट 0 रही है। तो मिडिल क्लास को भी कहीं ना कहीं रिलीफ चाहिए था। शायद इनकम टैक्स के अंदर भी मेजर रिलीफ दिया जाए। तीसरा एक्सपेक्टेशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मिल की है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा शायद ये भी अनाउंसमेंट करें कि आगे चल के आरबीआई एक 3 महीने का मॉरिटोरियम और लोन को देगा। बिकॉज आज की तारीख में जिन लोगों ने लोन लिए हुए हैं उनके लिए उनको पे करना मुश्किल साबित हो रहा है। दूसरा जो मुझे लगता है, कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी जो हमारे देश की सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उनके लिए कहीं ना कहीं कंसेशन आएंगे। हमारे किसान भाइयों ने बड़ी तकलीफ का सामना किया है, उनके लिए कहीं ना कहीं पैकेज आएगा। एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई में हर इंडस्ट्री के साथ 100, 300, 500 मजदूर भाई जुड़े हुए हैं। अगर हम उनको बचा लेते हैं तो हमारे मजदूर भाइयों को जो है बचाने में हम सक्षम हो पाएंगे। उसके अलावा मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक और वाटर चार्जेस, बिजली और पानी, अगर देसी इलाकों में कहूँ, वहां भी रिलीफ आने की उम्मीद है। हालांकि इसमें से कई चीजें स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट हैं, बट हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहां स्टेट गवर्नमेंट को सबवेंशन देके बिजली के बिल कम करे, पानी के बिल कम करे, ताकि हर व्यक्ति को, क्योंकि अगर बिजली और पानी के बिल कम होते हैं तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल से लेके आम घरेलू जो परिवार है, हमारी जो ये कहूंगा एक घर परिवार है, एक हाउसवाइफ है, उनको रिलीफ मिल पाएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है क्योंकि 20 लाख करोड़ एक डिसेंट अमाउंट हो जाती है, तो आई थिंक सरकार ने सिचुएशन को देखते हुए इसको एड्रेस करने की सही तरीके से कोशिश की है। हालांकि आकाश जी, जैसे लगातार ये बात हो रही थी, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी कहा जा रहा था कि राज्य सरकारों को कई हजार करोड़ रुपए देने की जरूरत है, तो क्या ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जितना पैसा देने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने पैकेज के दौरान इस पैकेज के लेकर कही है, तो उनमें से राज्यों को इस हिसाब से कैलकुलेट करके उनमें डिवाइड कर देना चाहिए और उसके ऊपर नजर बना के तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि उस पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। बांटना ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसके बाद उसको संभालना और भी बड़ा काम है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा मिलना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली बहुत से काम ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हद तक चीजें कर सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। और मैं मानता हूँ कि सेंट्रल को स्टेट गवर्नमेंट के रोल को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको भी पैसा एलोकेट होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो आपने कहा मॉनिटरिंग बहुत सही होनी चाहिए, ताकि इस पैसे का इस्तेमाल सही हो। आज की तारीख में इसमें से एक रुपया
एक एक पैसा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें अपने उस भाई को बचाना है जो डेली कमा के खाता है। आज की तारीख में इम्पोर्टेंट आकाश जिंदल जैसे लोग नहीं है जो 20 लाख की गाड़ी में घूमते हैं। इम्पोर्टेंट वो मेरा मजदूर भाई है जिसमें 400-500 रुपए डेली कमाना है, उससे घर परिवार का खर्चा चलाना। तो हमने देखना है वो जो मेरा मजदूर भाई है जो तकलीफ में है उसको हम रोजगार कैसे दे पाए। मैं तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेशन दे रहा हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट की तरफ से तमाम ग्लोबल चैनल से मैंने सजेशन दिया है कि क्या हमें मजदूर भाई को माइग्रेट कराना उनके गांव में जरूरी है। अगर हम ऐसा करें कि स्टेट गवर्नमेंट हमारे मजदूर भाइयों को जहां वो हैं वहीं भोजन की व्यवस्था कर दे, वहीं उनको बाकी फैसिलिटीज दे दे, और कुछ दिनों में लॉकडाउन कम होने वाला है तो उसमें क्या होगा, को मजदूर भाइयों के मजदूर भाई को रोजगार दिए होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी रीलुक किया जाए, क्योंकि मजदूर हमारा गाँव क्यों वापस जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसे भोजन नहीं मिल रहा, यहाँ उसे मेडिसिन नहीं मिल रही। अगर हम उसे यहीं पे भोजन दे दें, मेडिसिन दे दें और हमारे मजदूर भाइयों को उन्हीं की भाषा में समझा दें कि मेरे मित्र कुछ दिनों में लॉकडाउन कम होने वाला है, आपका रोजगार आपका इंतजार कर रहा है, तो वो हमारा भाई जो 5-5 दिन की धूप में धक्के खाता हुआ जा रहा है, या हमारे साथ तो हादसे तक हो गए हैं, कुछ हमारे मजदूर भाई बड़ा दर्द होता है कहने से, प्लेन से कच्चे तक जो है उनकी दुखद गिरती हुई है। अगर हम उन भाइयों को कम्युनिकेट कर दें हमारी स्टेट गवर्नमेंट और उनको हर तरह की फैसिलिटीज पहुंचा दें, शायद वो माइग्रेट ना करें। मेरे हिसाब से जो उनको माइग्रेट कराने का फॉर्मूला है इसको हमें रिलूक करना होगा और उनको वहीं पे हमें सेटल रखना होगा। आकाश जी, एक और अहम बात यह कि ये वक्त भी है, इस वक्त को देखें तो जिस तरह से पहले बात होती रहती है कि शहरों पर दबाव बढ़ रहा है, कामकाज को लेकर लोग बड़े शहरों में आ रहे हैं, वहां पर रहना खाना पीना बहुत मुश्किल हो रहा है, और अब जिस तरह से हमारे कामगार भाई श्रमिक भाई अपने गांव में लौट रहे हैं, तो क्यों ना वहीं पर इस तरीके के इंतजाम कर दिए जाए कि जो छोटे कुटीर उद्योगों की बात एमएसएमई की बात कर रहे हैं उनको डेवलप किया जाए उन इलाकों में, ताकि लोग जो है वो बड़े शहरों की बात करें, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, कलकत्ता, जिस तरह से लोग जाते हैं वहां पर लोग ना आए, और वो जो हालात बड़े शहरों में आने के बाद बिगड़ते हैं और ऐसी परिस्थितियां तो और भी खतरनाक हो जाती हैं। तो क्या इस पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आसपास के जो इलाके हैं जिन गांव में लोग रहते हैं वहीं पर डेवलप कर दिया जाए, और उसके बाद जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है उसको इतना बेहतर किया जाए कि बड़े उद्योगों तक उस माल की ढुलाई कर पाना, माल को ले जाना आसान हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया आइडिया है। आई हैव ऑलवेज बीन एडवोकेटिंग दिस आइडिया दैट इन केस वी कैन हैव इंडस्ट्रीज इन द विलेजेस, इन द रिमोट एरिया, दैट कैन बी द बेस्ट। आज हम अमेरिका का मॉडल देखें, अमेरिका ने देश के अंदर रूरल एरिया जो है, सबर्बन एरिया, वहाँ इंडस्ट्रीज लगाई हैं। आज अगर हम यूपी में, बिहार में, उड़ीसा में इंडस्ट्री लगा पाते हैं, हमारे इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करते हैं वहां जाने के लिए, तो हमारे बहुत से भाइयों को वही रोजगार मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो बेस्ट मॉडल ये होगा कि हमारा मजदूर भाई को 15 से 20 किलोमीटर के अंदर अगर रोजगार मिल जाए तो शायद वो अपने 2 व्हीलर पे जाए और शाम को अपने परिवार के साथ रहे, जो उसका पुश्तैनी घर है उसमें रह सके, और जो उसके पास जमीन है उससे कुछ अनाज का भी फायदा उठा सके। व्हाई नॉट, ये मॉडल बन सकता है। इसीलिए तो आप जो है प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि हमें लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। अगर हम एफडीआई ला पाते हैं, रूरल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा पाते हैं, तो नथिंग लाइक दैट, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बट वो चीजें होने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, अगर उस डायरेक्शन में हम चल पाते हैं। उसमें दिक्कतें आ सकती है, जमीनों के अधिग्रहण को लेकर बात हम कर लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कहीं पर भी कोई उद्योग लगता है तो फिर वहां की जो उपजाऊ जमीन है उसको लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो क्या इसमें जो हमारे गांव के किसान भाई है उनका भी सहयोग लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर उन्हीं की जो फसलें हैं, सब्जियां हैं, उन्हीं को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि वो रोजगार में भी काम आने का एक जरिया बने, उनकी जो फसलें पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग की, और उसी को इस तरीके से तैयार करके हमारे लोकल प्रोडक्ट को, जैसे वोकल की बात होती है, उसको बाहर हम जो है सप्लाई कर सकें। देखिए, हमारा किसान भाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा फोकस हमें किसान पे रखना है, अन्नदाता पे रखना है। उसका इंटरेस्ट तो सबसे पैरामाउंट है, हमने उसका इंटरेस्ट सिक्योर करके चलना है। तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री ऐसी लगाई जाए जैसे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, तो किसान भाइयों के साथ बैठ के बात की जाए, उनसे डायलॉग किया जाए, भाई साहब देखिए ये एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी, इससे जो आपका उत्पाद है उसमें आपको उचित मूल्य मिलेगा, इससे जो है आपको इंडस्ट्री लोन भी दिया जाएगा। देखिए, इंडस्ट्री इस तरीके की लगाई जाए गांव में जिससे किसान भाइयों को फाइनेंशियली बेटर बना पाए, उनको कंफर्ट दे पाए, तो उनके साथ बातचीत करके, उनको कन्विंस करके, उनकी कंसेंट के साथ वहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए। देखिए, हमें अपने देश के किसान को प्रोटेक्ट करना हमारी पैरामाउंट ड्यूटी है। सबसे पहले सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है हमारा अन्नदाता, फिर आ जाता है हमारा मजदूर भाई। तो ऐसे मॉडल विकसित हो सकते हैं कि वहां पे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएं,
किसान भाई के साथ डायलॉग किया जाए, he should be convinced, he should be persuaded that look brother, now you will be able to get a much better realization for your produce, ताकि जो आप मेहनत करके कमाते हैं आपको उसका उचित दाम मिलेगा, तो why not? तो इससे जो एक ऐसा मॉडल हम बना सकते हैं। मैं वापस आपको यूरोप लेके चलूंगा। यूरोप में बहुत जगह ऐसा है कि जो एग्री प्रोड्यूस है उसी की इंडस्ट्री उस गांव में या उसके आसपास लगी हुई है, जिससे किसान भाई खुश हैं और किसान भाइयों ने कईयों ने तो आगे चल के इंडस्ट्री लगा ली। हम ऐसा क्यों ना सोचे कि जो हमारा किसान भाई है अगर उसे लगेगा कि गांव में जो है इंडस्ट्री लग सकती है तो कल को अपने रूरल जो कामकाज है एग्रीकल्चर उसके साथ इंडस्ट्री भी लगा सके। तो कहीं ना कहीं हमें किसान भाइयों के साथ हाथ मिला के चलना है, उनको ये संदेशा देना है कि कहीं पे भी उनका इंटरेस्ट जो है उनके इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा, उनका नुकसान ना हो। और जैसे आज के इस पैकेज में जैसे आपसे मैं जानना चाहूँ, छोटा सा आखिरी सवाल आपसे, मुझे बताया गया कि आपको कहीं और भी जाना है जल्दी, थोड़ी सी काफी लंबा वक्त हो गया, लेकिन आपसे पूछना चाहूँ आज जिस तरह से निर्मला सीतारमण ये 20 लाख करोड़ रुपए को लेकर अपनी तरफ से विस्तार से जानकारी देंगी तो क्या अहम बातें उसमें हो सकती हैं, आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए मुझे जो एक्सपेक्टेशन है, पहले तो मुझे लगता है जीएसटी में कंसेशन आएगा। जीएसटी में कंसेशन आएगा तो चीजों के दाम कम होंगे। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र का मानना है कस्टमर बाजार में खरीदने जाएगा। दूसरा, इनकम टैक्स का रिलीफ मिडिल क्लास के लिए और आम आदमी के लिए, उससे आम आदमी के हाथ में पैसा आएगा। तीसरा, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें आरबीआई और सरकार दोनों के सदस्य होते हैं, उसकी तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए जाएंगे। चौथा, मुझे लगता है कि बैंकों का मॉरिटोरियम, हालांकि पिछला मॉरिटोरियम आरबीआई ने अनाउंस किया था, हो सकता है मॉरिटोरियम यानी जो लोन के लिए 3 महीने की एक्सटेंशन थी उसको इंक्रीज किया जाए। उसके अलावा रूरल एरिया के लिए, किसान भाइयों के लिए बड़ा पैकेज आ सकता है, हो सकता है किसान भाइयों के लिए पर एकड़ कुछ कंपनसेशन आ जाए। मैंने तो सरकार से कहा है कि हमारे किसान भाई जो तकलीफ का सामना कर रहे हैं उनको पर एकड़ कंपनसेशन दी जाए, और साथ ही साथ डीजल में भी उनको रिलीफ दिया जाए। डीजल में जहाँ सरकार ने तमाम बातें अच्छी की हैं, एक बार पूरे सरकार की खुश नहीं हूँ कि डीजल पे जो है एक्साइज बढ़ाया गया है। डीजल तो हमारे किसान भाइयों के लिए लाइफ टाइम है। उसके अलावा हमारा शहरों में भी खाने पीने का सामान डीजल पे ही आता है, तो डीजल पे भी शायद जो है एक्साइज को जो है दोबारा कम किया जाए ताकि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस कम हुए उसका फायदा हमें मिल सके। मैं अब आपसे क्षमा चाहूंगा, मुझे कहीं और जाना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी, बहुत बेहतर आपने जो है इस पूरे प्रकरण को समझाया कि क्या हो सकता है और जो किया गया उससे आने वाले दिनों में क्या परिणाम निकल सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। दिनेश सिंह जी, आपने सुना आकाश जिंदल जी ने बहुत बेहतर तरीके से बारीकी से जो है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऐलान किया गया उसके बारे में भी बताया, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि आज शाम को 4 बजे निर्मला सीतारमण क्या कह सकती हैं। आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, आज शाम को 4 बजे इसका क्लासिफिकेशन होगा कि कैसे इस राहत पैकेज को कैसे उसका बांटा जाए, कैसे दिया जाए, किन किन लोगों तक उसकी कैटेगरी क्या बनाई जाए, वो बात सामने आएगी। और आकाश जी ने बहुत, चूंकि अर्थ मामलों के जानकार हैं, बहुत बाखूबी ढंग से इस चीजों को बताया भी है। लेकिन मुझे तो तरस आता है पंकज जी की बात से, कांग्रेस की साथी की बात से। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, उनको तो सिर्फ एक ही नजर आ रहा है कि आकाश आज हमारी सरकार होती तो इस 20 लाख करोड़ में हम घपला कितना कर लेते। इसलिए इनको विश्वास नहीं आएगा। कभी कोई भी योजना कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस जब शासन में थी, कोई भी एक योजना बता दीजिए जो घोटाले, बिना घोटाले के कहीं इंप्लीमेंट हुई हो। और खुद प्रधानमंत्री इनके कहते थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री होते थे, कहते थे 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचते हैं। आज 1 रुपया चल रहा है तो 1 रुपया पहुंच रहा है। और इसी बात की तरफ आकाश जी ने इंगित किए हैं कि इसकी देखरेख बहुत जरूरी है कि लाभार्थियों तक सारी चीजें पहुंचे। और ये सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, इसी के लिए जानी जाती है। आज पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरे कार्यकाल में अभी तक इसीलिए कि कोई भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं आया। यही कारण है क्योंकि जब आप स्वयं के हित के लिए नहीं, परिवार के हित के लिए नहीं, पार्टी के हित के लिए नहीं काम करते हैं, बल्कि आप समाज और राष्ट्र के लिए जब काम करते हैं तो समाज और राष्ट्र आपके साथ होता है। आज जिस बात की चर्चा कांग्रेस के साथी कर रहे थे, इसीलिए तो कांग्रेस आज नेपथ्य में कोई पूछ रहा है, अरे इस राहत पैकेज का जहां आपको स्वागत करना चाहिए, जहां आपको बताना चाहिए कि नहीं ये हमारे अर्थ जगत के लिए बूस्टर का काम करेगा, ये हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेगा, वहीं आपकी बेचैनी बढ़ गई है। समस्या इस बात की है कि इनको अच्छा काम कुछ दिखाई ही नहीं देता है।
शमशेर जी, समस्या इनकी नहीं है। समस्या ये है कि व्यक्ति जिस रंग का चश्मा पहनता है ना, उसको दुनिया वैसे ही दिखती है। अगर लाल रंग का चश्मा लगा लिए सब कुछ लाल लाल दिखता है। तो इन भ्रष्टाचारियों को सब कुछ जो है ना वो भ्रष्टाचार ही दिखता है जी। तो अगर यही एक काम किए होते जिसकी चर्चा हम आप पहले सेगमेंट में कर रहे थे, ठीक है, तो नारा तो इन्हीं का था, गरीबी हटाओ। चलिए बात करेंगे इस कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए दिनेश सिंह जी, बात कर लेते हैं उनसे भी। आपने जो सवाल खड़े किए उनसे भी बातचीत करेंगे। और इस बीच हमारे साथ आरएन मलिक है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो भी जुड़ चुके हैं। मलिक साहब स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मलिक साहब, ये जो 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ऐलान की घोषणा होती है कल रात को, उसमें आपको क्या नजर आता है? आपकी हिसाब से अगर इसको पूरी तरह से हम विश्लेषित करें तो क्या मानकर चल रहे हैं, कितने बदलाव इससे आ सकते हैं? और फिलहाल जो परिस्थितियां जिस तरह से देश के सामने खड़ी हैं, उन परिस्थितियों से हम निजात पा सकते हैं क्या? देखो, आपने प्रधानमंत्री जी कल स्पीच सुनी होगी, हमने भी सुनी थी जी। उन्होंने 35 मिनट में जो असली काम की बात थी वो लास्ट की 2 मिनट में कही थी कि एक तो हम 20 लाख करोड़ रुपया देंगे, जो जीडीपी का 10% होगा, और लॉकडाउन 4 होगा बिल्कुल एक नए रूप में। उससे पहले तो खाली उपदेश था। जैसे वो कह रहे थे भारत विश्व कल्याण को राह दिखा रहा है। अब इस लाइन का हमें तो मतलब समझ में आ गया, हिंदुस्तान विश्व कल्याण को कैसे राह दिखा रहा है। वो आपको पता है, जो हमारे मजदूरों की बुरी हालात हुए हैं उससे वो कल्याण है क्या है? कल्याण है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि ये जो 20 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनको खुद को कुछ हिंट देना चाहिए था कि हम इस चीज, लेकिन उन्होंने ये कहा था कुटीर उद्योग में पैसा ज्यादा देंगे, लघु उद्योग में ज्यादा देंगे। रियल डिस्ट्रीब्यूशन तो सीतारमन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो करेंगी जी। उससे पता लगेगा कि भाई किस ढंग से किस सेक्टर को कितना पैसा जाएगा। लेकिन जैसे एक और चैनल पर कल कह रहे थे, बीजेपी के नेता कह रहे थे कि जी 11 लाख करोड़ तुम पहले ही दे चुके हैं, क्या वो इस 20 लाख में पहले 11 लाख करोड़ दे दिया, क्या उसको शामिल करेंगे या उसके अलावा यह 20 लाख होगा? अब ये सारा पता लगेगा कैसे करेंगे। लेकिन हालात ये है कि जो स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, उन्होंने 15-20 दिन के अंदर 2 बार लोन लिया है बैंकों से, सब काम चला रहे हैं। तनख्वाहें पंजाब में इनकी तनख्वाहें देने को है नहीं। सब स्टेट की यही बात है कि पहले जो हमारा जीएसटी का हिस्सा बढ़ता है ना वो दो हमारे को, ताकि जो स्टेट है वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए जी। तो पहली बात है कि जो जीएसटी उनका स्टेट का बढ़ता है पहले तो वो दे लो। वो देने के बाद देखो 20 लाख करोड़ सरकार के पास है कि नहीं। अब 20 लाख करोड़ रुपए, पहले आपको याद होगा रिजर्व बैंक के पास कुछ पैसा बुरे वक्त के लिए होता है। जैसे हमारे अनाज के भंडारण में ना कुछ न कुछ पैसा मिनिमम अनाज हम रखते ही है, या तन कोई आपदा आ जाए या अकाल पड़ जाए उसके लिए वो मिनिमम रखते हैं, उसको कभी इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह रिजर्व बैंक भी कुछ 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ रुपया रखता है। पिछली बार सरकार जबरदस्ती उनसे 2-3 लाख करोड़ ले लिया। उनके जो उस वक्त आरबीआई के गवर्नर थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, वो इसी वक्त के लिए था। वो पैसा वो पहले इस्तेमाल कर लिया। अब वो पता नहीं वो 20 लाख करोड़ दूसरी बात लेट से 20 लाख करोड़ वो देंगे, लेकिन सरकार के पास एज सच खजाने में रखा हुआ नहीं होता 20 लाख करोड़। वो तो ये डिपेंड करेगा, साथ के साथ सरकार के पास जीएसटी कलेक्शन आएगा, उसमें साथ के साथ देते रहेंगे। वो जीएसटी कलेक्शन टैक्स वो सारे आजकल सरकारों के पास बहुत कम आ रहे हैं, रिटर्न तो बहुत कम आ रही है ना। अब जो रिटर्न नहीं होंगे तो सरकार पैसे कहाँ से देगी। लेकिन फिर भी हम वेलकम करते हैं 20 लाख करोड़ आए, सभी को मिले, 20 लाख का बंटवारा सभी को मिले। और सबसे जरूरी तो है, एक तो एक किसान का जो अनाज खरीदा जा रहा है किसी को पैसा नहीं मिलता। आड़ती सब यही कहते हैं पीछे से पैसा आएगा तब देंगे। तो ये जो किसानों से करोड़ों टन गेहूं खरीद रहे, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और मध्य प्रदेश, 4 स्टेट ही ज्यादा है जो नेशनल पूल में कंट्रीब्यूट करती है। और उसमें किसानों को पैसा 100% नहीं तो 50% तो दे देना चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज है ना, पहले तो ये पूरी करो। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको, अब जैसे ट्रेन है, ये बड़ी अच्छी बात है, 15 ट्रेन चला दिया, 15 इधर से 15 उधर से आएगी। बाकी और ट्रेन चाहे जैसे चंडीगढ़ से शताब्दी है
वो ट्रेन चलाओ, दूसरी ट्रेन चलाओ। अब जितने कोरोना केसेस हो रहे हैं, आज 3600 हुए, 3660, उनमें से 95% या 90% तो 5 स्टेट में है, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र और तमिलनाडु, एक गुजरात। 5 है, 5 स्टेट के अगर आप जोड़ो ना जितनी दिल्ली हुए हैं, अकेले महाराष्ट्र में 43% है। तो ये इन 5 स्टेट्स को छोड़ के बाकी स्टेट में पूरी गतिविधियां होने दो, ट्रेन को चलने दो, बसों को चलने दो, कुछ नहीं होता। थोड़े बहुत कोरोना केस हो भी जाएंगे, उनको आइसोलेट कर दो। देखिए अच्छी बात ये है कोरोना केसेस में 75% वो है जिनके माइल्ड सिम्टम्स, बहुत थोड़ा खांसी होगा, थोड़ा सा जुकाम होगा, वो अपने आप ठीक होगा। असली सीरियस केस तो 25% ही है। तो ये एक स्टेट में 100 हो गए, इससे घबराना नहीं चाहिए। इससे ज्यादा डेंगू के केस होते थे। इसलिए जरूरी, देखिए सरकार के सामने 3 चीजें, कोरोना के खिलाफ लड़ाई, लाइवलीहुड और इकोनॉमी का उठाना। ये 3, कोई जो लॉकडाउन है खाली कोरोना प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ये बात ठीक कह रहे थे कि कोरोना की लड़ाई से खाली हम कोरोना कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो 2 बाकी चीजें रह जाती है। इसलिए थोड़ा खुले दिल से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शुरू कीजिए। 20 लाख करोड़ का देखते हैं वो। लेकिन मलिक साहब, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि सरकार ने तो कह दिया कि करिए, चाहे राज्य सरकारें हैं या फिर उद्योगपति हो भी, लेकिन लोग नहीं करना चाहते हैं। वो तो जाना चाहते हैं अपने घर, उनको कैसे रोका जाए, ये बड़ा सवाल है। देखिए उनकी पहली बार लॉकडाउन किया ना जी, उस वक्त इस बात के बारे में सोचा ही नहीं कि श्रमिकों का क्या हाल होगा। अब वो ठीक है, एक बार जाने, उनको जाने तो फिर आ जाएंगे। जिस तरह छठ पूजा को एक बार ये सारे बिहार वाले जाते हैं, थोड़ी देर गए, मान लो छठ पूजा के लिए जा रहे, आ जाएंगे ये जी। काफी कुछ तो रहना पसंद करते हैं। उनको जैसे बहादुरगढ़ में कुछ फैक्ट्री में काम शुरू हो गया, अब वहाँ के जो मजदूर थे उन्होंने जाने के लिए अपना मन बदल लिया। पंजाब की भी यही रिपोर्ट आई है कि जब से लुधियाना में काम शुरू हुआ है, कुछ मजदूरों ने अपना काम बदल लिया जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई थी। और फिर दूसरी बात, ट्रेन में मलिक साहब, छोटे उद्योगों के ऊपर फोकस करने की बात हो रही है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और हमारे जो गांव देहात हैं, वहां पर हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग वहीं से आते हैं बड़े शहरों में काम करने के लिए। तो ये वक्त है, आपको लगता है कि इस वक्त जो है, अगर हम छोटे उद्योग, कुटीर उद्योगों को वहीं पर विकसित करें, वहां पर किसान भाइयों को साथ लेकर चलें, श्रमिकों का सहयोग, किसानों की तरफ से योगदान, और जो जमीन अधिग्रहण को लेकर अक्सर दिक्कतें आती हैं, तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। इस वक्त भी है, वक्त का तकाजा भी है। तो एक काम कर दो, बड़े शहरों पर दबाव कम हो जाएगा। देखिए जी, किसानों का तो एक काम कर दो बस, उनको और कुछ नहीं चाहिए। जो उन्होंने गेहूं बेचा है उसके दाम जल्दी से जल्दी उनको दे दो, किसानों की समस्या तो खत्म जी। अब रहेगी बात छोटे उद्योगों की। पहली बात तो ये जो फैक्ट्रियां चल रही है ना, वो फैक्ट्री वाले उस दिन कह रहे थे आपके चैनल के ऊपर, जो नोएडा के प्रधान थे जी, यदि उसमें 10 चीजें 10 फार्म भरवाते, पहले ये फार्म लाओ, ये फार्म लाओ, तो फैक्ट्री चलाने देंगे। आपकी चैनल पर बात हुई थी उस दिन, बिल्कुल, वो श्रीवास्तव जी आए थे जी। हाँ, और उन्होंने ये कहा था कि पहले हमारी फैक्ट्री चल लेने दो, उसके बाद हम आपके फार्म भर देंगे। तो एक तो ये उनकी ये दिक्कत दूर करोगे, भाई तुम फैक्ट्री चलाओ, उसके बाद फार्म भर देने, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी है, ये बाद में कर देंगे। पहली चीज तो उनकी ये थी। दूसरी उनकी जो सबसे बड़ी डिमांड थी कि जिस पीरियड में हमारी फैक्ट्रियां बंद हुई है, उस पीरियड में जो बिजली के बिल दिए हैं वो वापस लिए जाए। वो मिनिमम चार्जेस किए हैं या कैसे किए, जो हमारी फैक्ट्री चली नहीं तो आप हमारे से मिनिमम चार्जेस क्यों लेते हो। एक उनकी ये समस्या खत्म कर दो जी। जो पहले जो छोटी छोटी पेरिफेरल नेचर की उनकी समस्या है ना, उनको तो दूर फटाफट करो, ताकि वो तुमको कोई बहाना ना मिले बात कहने का कि ये नहीं हो रहा, हम तंग हो गए, ये हो गए, वो हो गए। दूसरा, उनको लोन की फैसिलिटी, लोन के बगैर उनका काम डेली नहीं चलता। तो उनको लोन में बैंकों में उनके पैसे जाए, बैंक से ले, उनको लोन लेने में आसानी हो, उनकी सुविधा हो। तो हमारी रीढ़ की हड्डी तो क्या ये अगर सारी चीजें जो बातें हो रही हैं उनको प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर दिया जाए, तो हम क्या वाकई में ऐसी स्थिति दुनिया के सामने, हमारे देश की परिस्थितियां जो इस वक्त घटित हो रही है उनसे निजात पालेंगे और देश ऐसे मॉडल के रूप में उभरेगा जिसकी तरफ लोग देखेंगे? ऐसा लगता है आपको, या फिर ये सिर्फ कुछ क्षणिक चीजें होती हैं? हाँ, अब अगर लॉकडाउन उठ जाता है, जैसे लॉकडाउन 4 होगा, वो ऐसा होगा, उसमें काफी राहत मिल जाती है, तो एट दिस स्टेज इकोनॉमी कैन बाउंस बैक।
दोबारा इकोनॉमी अपने पहली लय में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आज अखबार में था कि हरियाणा में 60,000 मैरिजेज होनी थी जो नहीं हुई। ठीक, अब नहीं हुई, वो उन्होंने कुछ दिन के लिए खर्चा रोक लिया। जिस दिन लॉकडाउन जाएगा उस दिन शादियां होंगी, दोबारा मार्केट में मनी आएगा। तो जो ही इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है, लॉकडाउन की जो शर्तें कम होती हैं, इकोनॉमी को चलने दो। जिन स्टेट के अंदर, जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जिन एरिया में हमारे डेली केसेस आ रहे हैं उन कंटेनमेंट जोन को रेड करो, सारे डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन मत करो, बाकी की इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होने दो जी। सबसे ज्यादा उनका सदर बाजार है दिल्ली, 1,000 करोड़ की डेली की उनकी सेल है। अब वो उनकी जीरो है। अच्छा, वो उनकी सेल सारी दिल्ली में नहीं होती जी। उनका यहाँ से जलंधर बहुत माल जाएगा, लुधियाना बहुत माल जाएगा। तो इस तरह की चीज जब तक हम नहीं खोलेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तब तक हम कितने बड़े राहत पैकेज का ऐलान करने मलिक साहब? एक सेकंड जल्दी से। हाँ ठीक। जो चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई थी प्रधानमंत्री जी ने, उसमें मैं कसूर चीफ मिनिस्टर्स का मानता हूँ। उन्होंने अपनी सारी जो असली समस्याएं ना प्रधानमंत्री जी के नोटिस में लाए नहीं। बिल्कुल, ऐसा देखा जाता है। इस पर भी राजनीतिक पार्टी राजनीति करने से बाज नहीं आती। ये भी बड़ा सवाल है जिस पर कहीं ना कहीं गौर करने की जरूरत है। दिनेश सिंह जी, आपने सुना मलिक साहब ने भी बहुत सी अहम बातें कही हैं और कुछ चुनौतियां भी हैं, उनको लेकर भी जिक्र किया और साथ साथ ये भी समझाने की कोशिश की कि जो बातें हो रही हैं क्या वाकई में वो होगा, क्या पूरा 20 लाख करोड़ मिलेगा या जो हो चुका उसमें से घटा दिया जाएगा। ये संशय बना हुआ है लोगों के दिमाग में, जो कहीं ना कहीं दिनेश जी मलिक साहब के दिमाग में भी है, लेकिन वो 4 बजे स्पष्ट हो जाएगा। जी, अभी 4 बजे स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज देखिए, 2-3 चीजें मलिक साहब, असल में क्या है, देश की विडंबना क्या है ना शमशेर जी, हर आदमी सारी चीजों का जानकार बनना चाहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आप किसी से भी जिसने कभी बुखार की दवा ना खाई हो ना, उसको आप बता दीजिए कि भैया मुझे बुखार हो गया है, तो 4 दवा वो भी बता देगा और 4 नुस्खे बता देगा। जैसे सब लोग कहने, अरे किसानों को आप गेहूं का मूल्य दे दीजिए, बाकी जरूरत नहीं है। ये सरकार पहले दिन ही, हम भी किसानी से जुड़े हैं, हमको पता है, वो सरकार पहले दिन से उस क्षेत्र में काम कर रही। किसानों के लिए जरूरी है पहले ये जानकारी किसान को हो कि जिस मिट्टी में अन्न डालने जा रहा है वो मिट्टी उस अन्न के लायक है कि नहीं। वो टेस्टिंग का काम सरकार किया। किसानी से मलिक साहब चूंकि हरियाणा कृषि क्षेत्र है तो जानते हैं, पहले नहरों से पानी हेड से चलता था, तेल तक पहुंचता ही नहीं था। तो किसान क्या करेगा? तीसरा काम, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं मलिक साहब, किसान पैसे लेकर खाद के लिए जाता था, खाद नहीं मिलती थी, लाठियां मिलती थी उसको, और बिजली आने जाने का समय नहीं होता था, किसान करे क्या? ये सरकार, माननीय मोदी जी सरकार ने पहले दिन से इस काम को सुदृढ़ किया कि कैसे किसानों की अपनी मिट्टी का पता चले, उसमें क्या डालें, कैसे उसको प्रमाणिक बीज मिले। नहीं तो पता ही नहीं चलता था जो बीज हम डाल रहे हैं ये अंकुरित होगा कि नहीं। जब अंकुरित ही नहीं होगा तो पल्लवित और पुष्पित कहां से होगा? फिर खाद कैसे उसको, आज नीम कोटेड यूरिया हो गई, कहीं खाद की कोई दिक्कत नहीं। नहरों में पानी हेड से तेल तक पहुंच रहा है, किसानों को भी बिजली मिल रही है। हाँ, उनके लिए भी मार्केटिंग की बात है कि कुछ हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे सब्जियां हैं, हमारे पास स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। किसानों के पास सब्जियां पैदा हो गई, जब सब्जियां हुई, टमाटर 1 रुपया किलो हो गया, और 10 दिन बाद जब किसानों से टमाटर चला गया तो वही टमाटर 50 रुपए किलो हो गए। उस दिशा में भी ये सरकार काम कर रही है। अभी 4 बजे का इंतजार कीजिए। और बिल्कुल, कोई भी सरकार शमशेर जी निर्णय लेती है ना, वो सिर्फ निर्णय एक व्यक्ति नहीं लेता है, वो क्षेत्र के जितने विशेषज्ञ हैं, जितने जानकार लोग हैं, उनसे चर्चा होती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि लॉकडाउन कैसे घटेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे हटना है, ये सारे लोगों से चर्चा की जाती है और चर्चा करने के बाद फिर कोई सरकार किसी निर्णय पर पहुंचती है। चलिए ठीक है, और वक्त मुझे मलिक साहब वक्त नहीं है, फिर चर्चा करेंगे शाम को 4 बजे के बाद। मलिक साहब जल्दी से बोलिए। देखिए, मैं भाई साहब की तरह ना किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। नहीं, मैं आपको कहाँ, मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज बताता हूँ। आप एक बार एक सेकंड भाई साहब, एक मिनट सुन ले। एक सेकंड मेरे को बोलने दीजिए। आई डोंट वांट टू क्वारल विद यू, इसलिए आपको भी मैंने आपसे दिनेश जी सुने। हाँ जी, मेरी बात सुनिए आप। मैं बात करता हूँ ग्राउंड रियलिटीज। आप महाराष्ट्र के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी, अब जिन किसानों ने सब्जी लगाई थी ना, घिया, ये वो 5-5 रुपए किलो बिक रही है। यही तो मैं भी कह रहा हूं। अगर मंडी खुले तो हमारा सामान मंडी में चला जाए, मंडी से आगे बिक जाए।
ये किसान की समस्या है, इसका हल होना चाहिए। नहीं, वही हमने कहा कि भाई अगर सब्जी नहीं हो रही, मलिक साहब यही मैंने भी कहा था, तो सब्जी को रखने की कोई व्यवस्था ठीक है, तो बात तो सुने। तो इस तरह कोई सिस्टम डेवलप हो। मेरे को बोलने दो, फिर आप बोलते रहना। ये बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। महाराष्ट्र में उस दिन दिखा रहे थे, टीवी पर ही दिखा रहे थे, आपकी चैनल से कोई और, उनकी वो तरबूज की खेती सारी बिगड़ गई। क्यों? वो तरबूज को वहां से मंडी तक भिजवाने का कोई साधन नहीं था। अंगूर की खेती है, वो सारी उनकी नहीं बिक रहा, अंगूर कितना सामान था, किसान तो वहां मर रहा है। अब देखिए, अब जो ट्रेन चलाई ना, आज की टीवी देखा होगा, ट्रेन में आज 4 ट्रेन आई है दिल्ली में। वो सवारियां जो दिल्ली से उतरी, आगे ना कोई 3 व्हीलर मिला, ना कार मिली, कुछ नहीं मिला, ना कोई बस मिली। अब वो कहाँ जाए वो जो सवारियां उतरी थी? ठीक है मलिक साहब, चलिए बिल्कुल ये इनके समाधान की जरूरत है। मजदूरों को लेकर भी बहुत जरूरी ध्यान रखना है, किसान को भी देखना है और छोटे कारोबारियों को भी देखना है। बड़े उद्योगपतियों का ख्याल तो तब होगा जब इन पहले छोटे जो हमारे कामगार है, मजदूर भाई हैं, इनका ध्यान रखा जाए। शुक्रिया आप सभी का। दिनेश जी आपका बहुत बहुत आभार, मलिक साहब आपका बहुत बहुत आभार, और हमारे साथ पंकज तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुद्दा यही रखा हमने कि जो 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, उसमें जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से होगा, किसको कितना मिलेगा, किसके पास कितना जाएगा, किस सरकार को क्या मिलेगा, किस राज्य को क्या मिलेगा, किसानों के लिए उसमें क्या हो सकता है, उसके साथ साथ जीएसटी में कुछ राहत मिल सकती है क्या, बैंकों की तरफ से जिन लोगों ने लोन लिया वो उस लोन में कुछ रियायत मिल सकती है क्या, तमाम बातें हैं जिसको लेकर जो निर्णय होना है वो 4 बजे पता चलेगा क्या महत्वपूर्ण रह सकता है। और ये भी देखना होगा कि जो अब जो पैसा राहत के तौर पर मिलने वाला उसमें पहले वाले का कितना जो है ऐड किया जाता है। तमाम सवाल हैं जिनको लेकर पूरे देश की जनता जो है वो निगाह गड़ाए बैठी है कि आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कहने वाले। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि राहत पैकेज का ऐलान हो गया है, अब इससे क्या बदलाव आते हैं, जितना पैसा आएगा उस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, राज्य सरकारों को इसमें कितना पैसा मिल सकता है, क्योंकि वो भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें भी यहाँ पर हमारे कर्मचारियों को जो सैलरी है वो बांटनी है, और भी तमाम ऐसी चीजें हैं वो हमें डेवलप करनी है। लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम हमारे प्रदेश को चला पाने में सक्षम नहीं है। लेकिन 4 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। वक्त फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।